नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एल्केमिस्ट पे। जो कल अपन ने पढ़ा था कि भाई रसायन विज्ञान क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में उसमें एक वर्ड आया था पदार्थ। उस पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि भाई पदार्थ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ अपन ने कल किसको बोला था कि वह वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। या वह वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाती है, पदार्थ या मैटर कहलाती है। इसको अपन ने भौतिकी और रासायनिक, फिजिकली और केमिकली के आधार पर इसे दो भागों में अपन ने डिवाइड किया था कि भाई भौतिक के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है और केमिकल के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कल अपन ने ये पढ़ा था कि भाई समांगी विसरण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। आज अपन बात करते हैं। इससे बात करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारा जो YouTube चैनल है एल्केमिस्ट, इसके ऊपर आपको 11th और 12th दोनों के जितना हो सकता है आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक, 11th का चल रहा है, 2-4 दिन के बाद में आपका 12th का पैरेलली क्या चलेगी, 11th के साथ में 12th का कोर्स चलेगा। ठीक, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये करना कि जो भी आपके आसपास में जो भी 11th या 12th के बच्चे हैं उनको ये बताना कि भाई इस चैनल पे, एल्केमिस्ट चैनल पे आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक, अगर कोई चीज की नोट्स चाहिए 11th और 12th के हैंड राइटिंग के हिसाब से आपको नोट्स चाहिए, तो आपको वह नोट्स भी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, चलो अब आज का टॉपिक है, उसकी आगे शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। ठीक, अब इसमें सबसे पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह सबसे पहले दिया था एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, सुनो, अब ध्यान से सुनना। इसने कहा था किसी भी भौतिक और रासायनिक, किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई भी परिवर्तन हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, इसके दौरान जो किसी भी अणु का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। ठीक है, अब देखो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पादों का कुल द्रव्यमान तथा क्रियाकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जितना उत्पाद का द्रव्यमान होगा उतना ही क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा। अब वो आप बोलोगे सर ये उत्पाद क्या है और क्रियाकारक क्या है? एक वर्ड है उत्पाद और एक आया है क्रियाकारक। ठीक है, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कोई भी मान लो वर्ड के अंदर कोई भी या फिर कोई अर्थ पर कोई भी रिएक्शन हो रही है, जिसमें ए मान लेते हैं, ए प्रोडक्ट ए और एक बी, 2 मॉलिक्यूल है, आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने पे कुछ ना कुछ तो उत्पाद बनाएंगे। मान लो वो क्या बना लिया, सी और डी बना लिया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया, क्रियाकारक। क्या कह दिया, क्रियाकारक। और इनके क्रिया करने पे जो बन रहा है उसे क्या कह दिया, उत्पाद। क्या कह दिया, उत्पाद कह दिया। ठीक है, ये क्या कह दिया, उत्पाद कह दिया। अब इसमें क्या कहता है, मास कैसे कंजर्वेशन रहा, कि भाई मास कैसे, इसका क्या रहा कि भाई मास संरक्षण किस प्रकार से रहा इसमें। तो देखो ए और बी है, मान लो मैंने
ए के कितने ग्राम है, ए मैंने कहीं से लिया तो मेरे को पता चला भाई ए 10 ग्राम है, ठीक है। और बी मैंने सोचा भाई बी लिया, बी कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया, ठीक। अब इन दोनों में क्या हो रही है, आपस में क्रिया हो रही है। क्रिया होने के बाद में उत्पाद जो बन रहा है उस उत्पाद का कितना द्रव्यमान होगा ये अपने को पता लगाना है। तो देखो यहां पे इन दोनों को ऐड करो, 10 + 20 कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। टोटल द्रव्यमान इतना है, तो यहां पर भी टोटल द्रव्यमान कितना रहेगा, 30 ग्राम और रहेगा। जरूरी नहीं है कि भाई इसका भी 10 ग्राम हो, इसका क्या हो 20 ग्राम हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका भी क्या हो सकता है 20 ग्राम हो सकता है, इसका क्या हो सकता है 10 ग्राम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। पहला क्वेश्चन लिखूं। अब देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो 10 ग्राम, क्या है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि 10 ग्राम CaCO3, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम मैंने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन से, क्या आएगा, तापीय अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन से 5.6 ग्राम, कितना 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कितना हो गया, 5.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहां पर मुक्त CO2 का भार कितना होगा, या CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, ये अपने को क्या है बताना है, ठीक है। तो CO2 का द्रव्यमान कितना, अब देखो क्या हो रहा है। पहली बात है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। 10 ग्राम मैंने किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के, ये लो मैं किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कितने ले लिया 10 ग्राम ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसका तापीय अपघटन हो रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या कर रहा हूं, हीट गर्म कर रहा हूं, क्या कर रहा है, गर्म कर रहा हूं। गर्म करने पे ये किस में टूट जाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। CO2 क्या होती है, एक गैस होती है जो क्या होती है बाहर की साइड रिलीज हो रही है। ये देखो पहले मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के कितने लिए, 10 ग्राम लिए, ठीक है। अब मैं कैल्शियम ऑक्साइड के अपने को कितने मिले थे, 5.6 ग्राम, तो यहां पे मैंने लिख दिया 5.6 ग्राम। अब मेरे को पूछ रहा है CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, क्या पूछ रहा है, CO2 का द्रव्यमान कितना होगा। तो CO2 का द्रव्यमान माना कि हमने CO2 का द्रव्यमान कितना है, x है, कितना माना, CO2 का द्रव्यमान x है। तो अब देखो ये तो टोटल हो गया, और ये टोटल में से जब इसको गर्म किया तो ये क्या हो गया, विघटित हो गया, टूट गया दो भागों के अंदर। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। टोटल कितना है 10 ग्राम इक्वल कितना हो गया 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का गया प्लस एक्स। अब मैं देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो क्या आएगा, तभी क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। तो देखो एक्स निकालना है तो 5.6 को इधर ले आओ तो क्या आएगा 10 - 5.6 बराबर क्या आ जाएगा x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4.4 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान आ जाएगा, ये आ जाएगा CO2 का द्रव्यमान, ठीक है। ये कितना आ गया CO2 का 4.4 ग्राम CO2 का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि भाई जो उत्पाद, जो रिएक्टेंट है, मतलब कि जो क्रियाकारक है, जो रिएक्ट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। जो क्रिया कर रहा है अर्थात क्रियाकारक, उसका द्रव्यमान कितना था, पहले 10 ग्राम था। जब इसको मैंने हीट किया, गर्म किया, गर्म करने पे ये टूट गया, टूटने पे कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम मिला मेरे को, 5.6 ग्राम मिला। और CO2 का मुझे कितना ग्राम मिला, 4.4 ग्राम। तो अब 5.6 और 4.4 को जोड़ो, कितना हो गया, 10 ग्राम ही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रियाकारक का द्रव्यमान था वही किसका द्रव्यमान हो रहा है, उत्पाद का द्रव्यमान हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक चीज और सुनो,
इसमें कुछ क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं कि भाई कोई कोई एक दो ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें द्रव्यमान सुरक्षित नहीं रहता। वो रिएक्शन कौन सी है, रेडियो एक्टिव, मतलब नाभिकीय अभिक्रियाएं होगी जिनके अंदर द्रव्यमान सुरक्षित नहीं रहता। वहां पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्या होता है, नष्ट होता है। क्या होता है, नष्ट होता है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है द्रव्यमान वहां पे। तो वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कौन सी एनर्जी होती है, E बराबर डेल एम सी स्क्वायर। आपने कभी सुना होगा भाई आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइंस्टाइन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। E यहाँ पे क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एम यहाँ पे क्या है, ये द्रव्यमान शक्ति है। एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान शक्ति। इसका मतलब क्या है, कितना द्रव्यमान यहां पर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। यहां पर C क्या है, ये लाइट वेलोसिटी है जिसे अपन क्या करते हैं, प्रकाश वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का क्या होती है, वेलोसिटी होती है। जो सूरज से डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर लाइट आ रही है वो इतने गुना आ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या आ रही है, हमारी अर्थ के ऊपर आ रही है। ये C क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे लॉ की, जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम, अर्थात लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। अब ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये क्या कह रहा है, इसने क्या कहा वो सुनो। किसी यौगिक को, ध्यान से सुनना, किसी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, मतलब कोई भी यौगिक कहीं से भी मिले अपने को, कहीं से भी, एनी वे, ठीक है, कैसे भी और कहीं से भी मिले, तो किसी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है, सदैव स्थिर रहता है। कोई भी यौगिक किसी भी स्रोत से क्या हो, प्राप्त किया जाए, लेकिन उसमें उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये किसने कहा, जोसेफ प्राउस्ट ने कहा, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा देखो, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने। इसने क्या कहा, किसी यौगिक को, इसने क्या कहा, किसी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान सदैव, हमेशा द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। इस चीज को ध्यान से सुन लेना। इसने क्या कहा था, किसी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान होता है या उन तत्वों का जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने वाटर ले लिया H2O। क्या ले लिया, H2O ले लिया। H2O के अंदर क्या है, क्या चीज है, देखो, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तब ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का निर्माण कर रहे हैं। अब सुनो,
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का भार कितना होता है, 1 होता है, 1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई 2। रेशियो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 8 ग्राम होता है, 8। ठीक है, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 8 होता है। तो अब देखो क्या आ रहा है, 2:8। इसको काटो कितना आएगा, 1:4। अब ये जो अनुपात है ये हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि भाई आज यहां पर जो मैं खड़ा हूं, मान लो अपने इंडिया के अंदर H2 के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो 1:4 है, कल को मैं कहीं और चला गया, मान लो अमेरिका चला गया, तो वहां पे क्या इसका रेशियो क्या 1:6 हो जाएगा, नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन तत्वों को कोई भी स्रोत हो कहीं से भी प्राप्त करो, इनका जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। ऐसी बात करते हैं CO2 की, देखो CO2 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें एक तो कार्बन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो कार्बन का भार होता है वो कितना है, अणुभार होता है वो कितना हो गया, 12। सही है, कार्बन का अणुभार कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। तो अब देखो, अब ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो गया, भार कितना हो गया, 8 हो गया। एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो गया, 16। तो 16 हो गया एक ऑक्सीजन का अणुभार, तो 2 ऑक्सीजन है जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 12:32। तो ये अनुपात क्या रहेगा, कहीं पर भी चले जाओ हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत, आई होप, मैं समझता हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हो कि भाई ये आप टॉपिक मुझे दोबारा समझाओ, तो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर समझा दूंगा। ठीक है, 2 लोग पढ़ लिए अपन ने, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरे नियम की बात करते हैं, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये दिया था डाल्टन ने, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। अब तीसरे लॉ की बात करते हैं अपन, गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन। ये डाल्टन वही है जिसका अपन क्या पढ़ते हैं, डाल्टन का सिद्धांत पढ़ते हैं, परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं, वही डाल्टन है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जब 2 तत्व, 2 अलग अलग तत्व, या इसको ऐसे बनेंगे, जब 2 भिन्न भिन्न तत्व परस्पर संयोग कर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। क्या बोल रहा है, जब 2 भिन्न भिन्न तत्व आपस में जुड़कर मिलकर एक से अधिक प्रकार के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में प्रथम तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाला द्वितीय तत्व के द्रव्यमान गुणित अनुपात में होता है। चलो मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। देखो मैंने, सुनो, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। एग्जाम्पल से क्या करेंगे अपन, एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी मीनिंग क्या है। देखो मैंने एक नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, और एक क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो कौन सा हो गया, फर्स्ट तत्व हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, सेकंड तत्व हो गया। अब देखो मैं इन दोनों को, 2 अलग अलग तत्व है, ठीक है, इन तत्वों को आपस में क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा, आपस में संयोग करवाऊंगा, आपस में मिलाऊंगा। मिलाने पे क्या होगा, मुझे अलग अलग प्रकार के तत्व मिलेंगे। तो देखो पहला मेरे को कौन सा मिलेगा, मान लो मेरे को एक तत्व मिला N2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन से। दूसरा तत्व मिले, क्या मिला, NO। तीसरा तत्व मुझे क्या मिलेगा, N2O3। और चौथा तत्व मुझे क्या मिलेगा, NO2। और पांचवा लास्ट तत्व क्या मिलेगा, N2O5। ये मेरे को क्या हो गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग अलग तत्व थे उनको कंबाइन करवाने पे, उनका संयोग करवाने पे मुझे क्या मिले, ये 5 प्रकार के तत्व पॉसिबल। जरूरी नहीं ये पॉसिबल बताइए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने पर पॉसिबल जो यौगिक होंगे वो ये बनेंगे। ठीक है, अब देखो प्रथम तत्व का द्रव्यमान, पहले देखो प्रथम तत्व। अब सुनो वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई 2 तत्व है, 2 तत्व भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे,
ठीक है, अलग अलग होंगे, वो आपस में कंबाइन होकर एक से अधिक प्रकार के क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। और इसमें क्या होगे, दो तत्व पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दो तत्व भाग लेंगे इसके अंदर। एक फर्स्ट तत्व जिसका द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं कि पहला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 14 है, तो ये 14 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 16 है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि भाई जो नाइट्रोजन फर्स्ट तत्व अपन ले रहे हैं उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये बोल रहा है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जो सेकंड तत्व है, ये जो सेकंड तत्व है उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, गुणित रहेगा, ठीक है। दूसरे तत्व का द्रव्यमान क्या रहेगा, गुणित रहेगा। अब ये गुणित कैसे रहेगा ये बताता हूं। देखो इस प्रथम तत्व का जहां पे नाइट्रोजन है, देखो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को द्रव्यमान कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का 14 हो गया, दो नाइट्रोजन हो गए तो कितना हो गया, 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो गया। अब अपने को तो एक नाइट्रोजन का चाहिए, कितना चाहिए, एक नाइट्रोजन का चाहिए, तो एक नाइट्रोजन का चाहिए तो इसको 2 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड तत्व अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 16, ठीक है। यहीं पे भी 16 को किससे, 2 से डिवाइड कर दो, किससे कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसको मैंने डिवाइड कर कितना आया, 14, ठीक है। 14 आया तो एक तत्व का द्रव्यमान कितना आया, 14। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोलता, जो तत्व फर्स्ट तत्व होगा उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड तत्व है, सेकंड तत्व में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान हो गया, 16 हो गया। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 नाइट्रोजन से जुड़ा है। अपने को तो एक की पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो ये कितना डिवाइड हो गया, 8 आ गया। तो 8 कैसे आएगा, भाई एक नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो उसका 8 कैसे आएगा। तो ये सुनो कि अगर मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये इसका गुणित अनुपात आ गया कि भाई मैं इसको 1 into 8 कर दिया तो इसका क्या आ जाएगा, गुणित अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं NO की। तो NO में देखो कि भाई जो नाइट्रोजन है क्या है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो NO में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है वो कितना है, 14 है, फिक्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16, कितना है, 16। अब सुनो यहाँ पे 16 आ गया तो अपन ने इसको गुणित में कैसे कन्वर्ट किया था, 1 into 8 किया था, कितना किया था, 1 into 8 किया था इसको गुणित में। तो अब इस 16 को गुणित में कैसे करेंगे, इसको करेंगे 2 into 8, तब ये क्या आएगा, इसका गुणित अनुपात आएगा। क्या आएगा, इसका गुणित अनुपात आएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे N2O3 की। किसकी बात करते हैं, N2O3 की। अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये तो क्या थे, सिंपल वाले थे। अब क्या आएंगे, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन। अब सुनो, जो नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो देखो 2 नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक का 14 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा। तो देखो 2 का कितना आ गया, 28 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 48, कितना हो गया, 48, ठीक है। अब सुनो अपने को तो क्या निकालना है, अपने को तो एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन का निकालना है। क्या निकालना है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन का निकालना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मोलिक्यूल है, 2 ही मोलिक्यूल है, तो अपन 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे मत कर देना कि सर यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन थे इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के 3 थे तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। ये गलती कभी मत कर देना, क्योंकि जितने से अपन नाइट्रोजन को डिवाइड करेंगे ना उतने ही क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डिवाइड करें। अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मेरे को ऑक्सीजन को 3 से
डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे मत कर देना कि भाई सर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, मैं यहाँ से 3 से डिवाइड कर दूं। कर लो, गलत हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा। ठीक है, अब सुनो, मैं इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 14। कितना आ गया 14। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 24। कितना आ गया 24। ये तो किसका आ गया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया। लेकिन अपने को क्या लिखना है, इसको गुणित अनुपात में लिखना है। किस में लिखना है, गुणित अनुपात में लिखना है। तो इसमें गुणित अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 into 8। जब मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, गुणित अनुपात हो गया। ठीक है, अब लास्ट में NO2। आई होप NO2 का आप कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल सा है। जैसे इसकी जस्ट ऐसे ही है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड मत दे देना। यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना आएगा 14, तो 14 का 14 ही रखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आ गया 32। ठीक है, अब ये ऐसे के ऐसे ही रखना है, ऐसे मत कर देना। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मैं तो 2 से डिवाइड दूंगा। ये गलती कभी मत कर देना, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जितने नाइट्रोजन के एटम होते हैं ना, उतनों से ही उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन का जो 32 द्रव्यमान आया है, इसको किससे डिवाइड कर, इसको कैसे लिखें, गुणित अनुपात में कैसे लिखें कि भाई 32 आता है। तो क्या करेंगे, 4 into 8। जब 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 32। तो ये ऑक्सीजन का गुणित अनुपात हो गया। ठीक है, मतलब गुणित अनुपात में क्या हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया। अब बात करते हैं N2O5 की। ठीक है, अब N2O5 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 28। कितना हो गया 28। ठीक है, अब 2 नाइट्रोजन का 28 हो गया, तो ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ऐसे मत कर देना, यहाँ पे सर बार बार बोल रहा हूं मैं, ये गलती मत कर देना कि भाई नाइट्रोजन के 2 है तो ऑक्सीजन के 5 है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन को 2 से डिवाइड करोगे तो मैं ऑक्सीजन को 5 से डिवाइड करूंगा, ये मत कर देना। जितने नाइट्रोजन एटम होंगे उसी से क्या करते हैं अपन, दोनों को, ऑक्सीजन वाले को, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये कितना आ गया 14 और ये कितना आ गया 40। अब 40 को गुणित अनुपात में मैं कैसे लिखूं, तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं N2O5। इसके अंदर कितना आ गया, इसका 14 आ गया और इसका 40 आ गया, मतलब 14 और 40 आ गया। अब सुनो, अब इसको मैं गुणित अनुपात में कैसे लिखूं, तो क्या करेंगे 5 into 8। ये इसका क्या आ गया, गुणित अनुपात में इसका द्रव्यमान आ गया, किसका, ऑक्सीजन का। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या बोला था कि जो फर्स्ट तत्व होगा, एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होगा उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। क्या बोला था, निश्चित रहेगा। और जो सेकंड एलिमेंट है, दूसरे वाला एलिमेंट है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा क्या होगा, गुणित होगा। तो अब देखो अपने जो एग्जाम्पल किए हैं इनमें देखो, यहाँ पे पहले वाले के अंदर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 14। कौन सा है ये, फर्स्ट तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसका द्रव्यमान कितना है 14 है। सेकंड वाले में भी कितना है 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, तो इसमें भी 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नाइट्रोजन एटम था, नाइट्रोजन जो तत्व था, फर्स्ट तत्व था, उसका द्रव्यमान क्या रहा, निश्चित रहा, उसका द्रव्यमान नहीं बदला। और दूसरी की बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, तो सेकंड एलिमेंट में क्या हो रहा है, गुणित में हो रहा है ना, 1 into 8, 2 into 8, 3 into 8, 4 into 8 और 5 into 8। अब देखो जो सेकंड तत्व था उसका द्रव्यमान किस में हो रहा है, गुणित अनुपात में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, बस। ठीक है, समझ में आया आपको, जो मैंने 3 नियम बताए हैं वो आप में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, आशा करता हूं। अब देखो इसके बाद में आता है एक क्वेश्चन, क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो आप बताना। निम्न क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 2 आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, निम्न समूह में गुणित अनुपात नियम का पालन करता है।
अब आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उन चारों में से बताना है कि कौन सा करना है। कमेंट में जरूर बताना मेरे को, मैं नहीं करूंगा। देखो NaCl और पोटेशियम क्लोराइड पहला ऑप्शन, दूसरा SnCl2 और SnCl4। इसके बाद में देखो तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, तीसरा है NaCl प्लस NaBr। क्या है? NaCl प्लस NaBr। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन कुछ भी ले लो यार, KCl और MgCl2। अब देखो एक एक चीज की बात करते हैं। देखो गुणित अनुपात में अपन ने क्या बोला था, 2 एटम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, मतलब अलग अलग तत्व होने चाहिए। देखो यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, दोनों अलग अलग है। फर्स्ट तत्व भी अलग है, सेकंड तत्व भी अलग है, दोनों के दोनों अलग है। चलो ठीक है, ये चीज क्या कर रही है, ये फुलफिल कर रही है। आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया, पोटेशियम और क्लोराइड। फर्स्ट तत्व ही क्या हो गया, चेंज हो गया, और सेकंड तत्व तो सेम है, फर्स्ट तत्व क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है। हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट तत्व और सेकंड तत्व जो पहले में होंगे वो ही क्या होने चाहिए, दूसरे में होने चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। यहां पे देखो Na है, Cl है, Na को क्या बोल दिया, फर्स्ट, Cl को क्या कह दिया, सेकंड। देखो फर्स्ट तत्व कौन सा है, Na, सेकंड तत्व कौन सा है, Cl। अब यहां पे आओ, यहां पे फर्स्ट तत्व कौन सा है, Na। वेरी गुड, फर्स्ट तत्व कौन सा आ गया, Na। अब देखो यहां पर सेकंड तत्व क्या आ गया, यहां पर Br आ गया, ब्रोमीन आ गया। तो क्या फर्स्ट तो सेकंड तत्व दोनों में सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गुणित अनुपात नियम का पालन नहीं करता, फर्स्ट वाला भी गुणित अनुपात नियम का पालन नहीं करता। अब बात करते हैं SnCl2 और SnCl4। तो इसमें क्या है, देखो Sn फर्स्ट तत्व हो गया और क्लोराइड सेकंड तत्व हो गया। इसमें भी Sn फर्स्ट तत्व हो गया और क्लोराइड सेकंड तत्व हो गया। तो ये क्या कर रहा है, गुणित अनुपात नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट तत्व दोनों में सेम, सेकंड तत्व भी दोनों में सेम। फर्क क्या है, यहाँ पर क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्लोराइड के कितने, 4 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखो कि ये गुणित अनुपात नियम का पालन कर रहा है। यहाँ पे ये तो करेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे KCl आ गया और यहाँ पे MgCl2 आ गया। यहाँ पे सेकंड तत्व तो दोनों में समान है, लेकिन फर्स्ट तत्व क्या दोनों में अलग है। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है फोर्थ लॉ, आता है जिसे कहते हैं अवोगाद्रो का नियम, एवोगैड्रो नियम। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ कौन सा आता है, अवोगाद्रो नियम। ठीक है, अब देखो ये नियम क्या कहता है, चलो ये बताओ, ये दिया किसने था, अवोगाद्रो ने दिया था, उसी के नाम पे ये नियम बना है। ठीक है, अब सुनो अवोगाद्रो नियम, ध्यान से सुनना। कभी कभार ये क्वेश्चन इसका आता है, थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। कैसे हो जाता है, सुनो। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या बोल रहा है, ताप और दाब, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में, क्या बोल रहा है, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में, कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी इसका आयतन ले लो, उसमें अणुओं की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। मान लो मैंने 2 कंटेनर ले लिए, क्या ले लिए मैंने, 2 कंटेनर ले लिए। ठीक है, इसका जो ताप है वो कितना है, 0 डिग्री केल्विन है, इसका ताप भी कितना है, 0 डिग्री केल्विन है। इसका जो प्रेशर है, मतलब दाब है, वो कितना है, 1 atm है। इसमें भी कितना है, 1 atm है। ठीक है, इन दोनों कंटेनर में क्या है, इनका ताप और दाब दोनों में क्या है, समान है। ठीक है,
ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में, इनका आयतन भी इसका वॉल्यूम भी क्या है, समान है। ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, इसका वॉल्यूम भी कितना आ गया, 2 लीटर हो गया, मतलब इसका आयतन कितना आ गया, 2 लीटर, इसका भी कितना आ गया, 2 लीटर। समान आयतनों में इनके जो अणु है, इनके जो मॉलिक्यूल है, अणुओं की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। क्या रहेगी, समान रहेगी। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे, तो देख अणुओं की संख्या निकालेंगे कि भाई 22.4 लीटर, ये किसी का आयतन हो गया। ठीक है, 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या होती है, अणुओं की संख्या होती है। एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23। इसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहेंगे, आवोगाद्रो संख्या कहेंगे। ठीक है, ये संख्या आवोगाद्रो ने नहीं दी, बल्कि आवोगाद्रो का शिष्य था लोस्मिट। कौन था, आवोगाद्रो का शिष्य था लोस्मिट। उसने अपने गुरु के नाम पर यह संख्या दी थी। उसके बाद में उसका दिमाग और चला, भाई मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने तो गुरु का नाम दे दिया। तो उसने क्या कहा, इसने तो पहले किसने दिया, 2.4 लीटर के लिए दे दिया। और आओ इसने लोवेस्ट ने क्या किया, इसने क्या किया कि भाई जो 1 ml है, 1 ml है, उसमें संख्या कितनी है, उसकी दे डाली इसने कहा कि 2.7 इंटू 10 रेज़ की पावर 19 क्या होती है, 1 ml में अणुओं की संख्या होती है। ये संख्या किसने दी, लोस्मिट ने दी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लोस्मिट संख्या कहते हैं, लोस्मिट संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसको लोस्मिट संख्या क्यों की कहते हैं, क्योंकि इसने किसने दी, लोस्मिट ने दी। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आया तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताया। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम। इसके बाद में आता है डोल्टन का अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना कि जो गुणित अनुपात नियम दिया था डोल्टन ने, किसने दिया था, डोल्टन ने। तो जो डोल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, गुणित अनुपात नियम से ही हुई थी। पहले उसने गुणित अनुपात नियम दिया, तो गुणित अनुपात नियम देने के बाद में उसे पता चला, उसके बाद में उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि डोल्टन का परमाणु सिद्धांत की उत्पत्ति किस नियम से हुई है, तो आप कहेंगे कि सर गुणित अनुपात नियम से हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम, कौन सा, गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम दिया किसने था, नाम से पता चल रहा है, गेलुसेक ने दिया था। अब सुनो, आवोगाद्रो का नियम था वो किसके लिए था, अणुओं की संख्या बराबर के लिए था, ना कि परमाणुओं की संख्या के बराबर। ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा कथन आवोगाद्रो नियम के लिए सत्य है। तो उसके लिए देखो दो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उनमें से देखना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखो, ताप व दाब की, क्या बोल रहा हूं, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन में परमाणु की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तो ध्यान रखना, आवोगाद्रो नियम के अंदर कभी भी परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। सिर्फ इसमें क्या होता है, अणुओं की संख्या समान होती है।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम। ये इसने क्या कहा, इसने कहा ताप व दाब की समान परिस्थिति में, क्या बोल रहा है, ताप व दाब की समान परिस्थिति में गैसें परस्पर सरल अनुपात में संयोग करती है। ठीक है, वो क्या बोल रहा था, अवोगाद्रो क्या बोल रहा था, ताप व दाब की समान परिस्थिति में सभी गैसों के आयतन समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये बोला था। अब ये क्या बोलेगा, गेलुसेक बोल रहा है कि ताप व दाब की समान परिस्थिति में गैसें परस्पर सरल अनुपात में संयोग करती है। मतलब कि ताप और दाब की जब समान परिस्थितियां होगी तो गैसें आपस में क्या होती है, सरल अनुपात में कंबाइन होती है, जुड़ती है। यदि जुड़ने के बाद में, संयोग करने के बाद में क्या बोल रहा है, यदि बनने वाला उत्पाद भी गैसीय हो, मतलब दो गैसें आपस में क्या कर रही है, कंबाइन हो रही है, और उनसे उत्पाद भी क्या हो रहा है, गैसीय उत्पाद भी क्या हो, गैसीय हो, वह भी क्या हो, सरल अनुपात में होगा। कहना क्या चाह रहा है कि भाई ये बोला ताप व दाब की समान परिस्थिति में गैसें परस्पर सरल अनुपात में संयोग करती है। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैसीय हो, क्या हो रहा है, बनने वाला उत्पाद भी क्या होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए, तो वह भी क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। यार चलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो मैंने ले ली नाइट्रोजन भी क्या होती है, गैस होती है, प्लस मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, यहां से किसका निर्माण हो गया, अमोनिया का, NH3, ये भी किसकी फॉर्म होती है, गैस की फॉर्म होती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 मोल किसके बने, अमोनिया के बने, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3H2 कर देंगे। देखो दोनों तरफ से रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, इधर भी कितने, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, इधर भी कितने, 6 हाइड्रोजन है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि बनने वाला उत्पाद भी क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। देखो गैसीय बन रहा है, अगर जो यहाँ पे कोई सॉलिड बन जाता ना, ठोस उत्पाद बन जाता, तो वह गेलुसेक नियम को फॉलो नहीं करता। ये कहना क्या जाता है कि भाई अगर जो कोई रिएक्टेंट गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी क्या होने चाहिए, गैसियस अवस्था में होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 नाइट्रोजन, N2 कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1:3। देखो यहाँ पे अमोनिया कितना है, 2 मोल अमोनिया के बने, कितने मोल बने, 2 मोल। अब सुनो, ये इसका क्या आ गया, सरल अनुपात, इसका सरल अनुपात आ गया, क्या आ गया, इसका सरल अनुपात आ गया। अब देखो मान लो कि मैं यहां पर 1 लीटर नाइट्रोजन ले लेता हूं, मानना है मैंने 1 लीटर नाइट्रोजन, यहां पे मैं कितने ले लूं, 3 लीटर नाइट्रोजन ले लूं। क्या, यहां पर मैं 1 लीटर नाइट्रोजन ले लूं, यहां पे मैं 3 लीटर नाइट्रोजन ले लूं, तो मेरे पास अमोनिया कितने बनेगी, ये अमोनिया बनेगी अपने पास, देखो 1 और 3 लीटर ले लिया, तो यहां पर अमोनिया कितने लीटर बनेगी, कितनी बनेगी, 2 लीटर अमोनिया बनेगी। कितनी बनेगी, 2 लीटर अमोनिया बनेगी। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे, यहां मैं इसको 10 ले लूं, इसको क्या ले लूं, 30 ले लूं, तो यहां पे अमोनिया कितनी बनेगी, 20 लीटर बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, 20 लीटर बनेगी। तो अब देखो कि जो उत्पाद बन रहा है, क्या बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है वो भी क्या है, गैसीय है, क्या है, गैसीय है, और वो क्या हो रहा है, सरल अनुपात में बन रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो भाई अपने को कमेंट करके जरूर बताना। कल अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और उसके बाद में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत में संशोधन किए गए हैं वो, उसके बाद में पढ़ेंगे तत्वों का द्रव्यमान, और साथ में ही पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु संख्या, जो भी तत्व होते हैं 1 से 20 तक,
वो आपको कल मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई आप इससे पहले भी एक बार कहीं से भी आपकी बुक में होगा तो आप उसमें बुक में देख ले और पढ़ ले उस चीज को, क्योंकि ये जो तत्व आने वाले हैं हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 20 तत्व तो याद होने ही चाहिए। 11th की क्लास में अगर 12th की बात करते हैं तो होता है, हो सकता है कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल भी याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और साथ में ही आप हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने आसपास के दोस्तों को बताओ कि भाई यहाँ पर फ्री में क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ग्रहण करो इस चीज को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। हम भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा बहुत कुछ करो। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।